हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th, ठीक है ना। केमिस्ट्री एंड सॉल्ट पेपर सोल्यूशन 2020 सेट 5 347 WD। इसका जो है ये चल रहा है हमारा इंग्लिश मीडियम, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम का अनसॉल्ट पेपर चल रहा है जिसके 3 सेट हो चुके हैं। ये चौथा सेट आया है। पहला सेट अभी मैंने किया नहीं है। अनसॉल्ट पेपर के अकॉर्डिंग HM का अनसॉल्ट है मेरे पास। अनसॉल्ट पेपर के अकॉर्डिंग इसका जो कोड है वो 347 WD है। कोड के अकॉर्डिंग चलेंगे। आप अनसॉल्ट पेपर देखेंगे तो आपको अपने आप सारी प्रिपरेशन हो जाएगी और सारे क्वेश्चन सीरियल बाय सीरियल आपको मिलते जाएंगे, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये अनसॉल्ट पेपर। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है, जो ऑप्शनल होता है, द यूनिट ऑफ रेट एंड कांस्टेंट इज सेम फॉर व्हिच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। तो इसमें क्या कह रहा है, रेट एंड कांस्टेंट इज सेम, यानी रिएक्शन का रेट और उसकी कांस्टेंट वैल्यू इक्वल होती है। वो कौन सा होता है, जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है। तो ये काम जो होता है फर्स्ट का ए है हमारा, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। जीरो ऑर्डर में ऐसा होता है। अब फर्स्ट के बी में चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वुड बी मैक्सिमम। वुड बी मैक्सिमम, तो किसमें होता है मैक्सिमम? इसका भी फर्स्ट ऑप्शन सही है, 0.1 MbACl2। अब ऐसा क्यों हुआ ये भी जान लेते हैं कि BaCl2 में आयन Ba के +2 बनते हैं और Cl के 2Cl- हो जाएंगे और ग्लूकोज और यूरिया में कोई आयन बनेगा नहीं। NaCl में बनेगा तो एक प्लस का और एक माइनस का, है ना। तो इसलिए जिसमें आयन की मात्रा ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर जो होता है नमन वो भी आपका डाउन हो जाएगा, लोअरिंग हो जाएगा। अब हम चलते हैं फर्स्ट के सी पर। इन ए क्रिस्टल सिस्टम A = B = C, यानी लेंथ = ब्रीथ = हाइट एंड अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री नहीं है। दिस सिस्टम इज रोम्बोहेड्रल होता है। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, RHOMBOHEDRAL, रोम्बोहेड्रल। इसका डी है, फर्स्ट का डी। इन ए केमिकल रिएक्शन द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट इज टू चेंज। किसमें केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट के इफेक्ट से चेंज होता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। ई ऑप्शन है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है। सॉरी, इसका सेकंड ऑप्शन सही है, कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड हो जाता है, ठीक है ना। एफ ऑप्शन यानी छठवां क्वेश्चन है, इसका 6 नंबर है कि CH3 का होल थ्राइस N इज A। तो आपको पता होना चाहिए NH2 ग्रुप जिसमें जुड़ता है वो 1 डिग्री होता है, NH ग्रुप जिसमें जुड़ता है वो 2 डिग्री एमीन होता है, जिसमें N होता है वो 3rd डिग्री एमीन होता है, यानी टर्सरी एमीन होता है। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, टर्सरी एमीन, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, सेकंड का ए। तो एक काम करता हूं, इसको पहले साफ कर देता हूं। सेकंड का ए, क्वेश्चन नंबर सेकंड ए क्या दे रहे भैया? एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन विच 3 ग्राम ऑफ सब्सटेंसेस इज डिजॉल्व्ड इन 50 ग्राम वाटर, ठीक है ना।
तो इसमें जो स्मॉल डब्ल्यू सॉल्यूट की वैल्यू है वो 3 ग्राम है, और सॉल्वेंट जो है वो आपका 50 ग्राम है, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी जो दिया गया है वो 100.51 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 100 करेंगे, आपका आ जाएगा 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि देखिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो इंक्रीजिंग हुई है वो कितनी हुई है? 0.51 की। तो डेल्टा टीवी जो होता है हमारा वो इंक्रीजिंग पॉइंट होता है, इसलिए हमने इसको माइनस करना पड़ेगा। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंसेस, m इक्वल टू फाइंड करना है, kV इक्वल टू वैल्यू दे रहा है 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड, मोलल इनवर्स। फॉर्मूला होता है हमारा m इक्वल टू 1000 इंटू kV इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल W। तो 1000 इंटू kV की वैल्यू है 0.51 इंटू स्मॉल w है हमारा 3 ग्राम अपॉन डेल्टा टीवी का मान है 0.51 इंटू कैपिटल W है हमारा 50 ग्राम। तो 0.51 से 0.51 कैंसिल हो जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको कैंसिल कर देंगे 20 इंटू 3 इक्वल टू m इक्वल टू 60। ये मॉलिकुलर वेट आ जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा भैया? ये मॉलिकुलर वेट हो जाएगा। एक आया समझ में? अब हम लोग चलते हैं सेकंड के बी पर, ठीक है ना। सेकंड का बी, कह रहा था स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी फॉर NaCl HCl एंड CH3COO Na, ये दे रहा है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए थोड़ा सा इसमें जो गिवन वैल्यू है वो देख लेते हैं। सेकंड का बी, द स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl इक्वल टू दी गई है आपकी 425.9, ठीक है ना। और इसी तरह ये हो जाएगा द स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इक्वल टू जो आपकी वैल्यू दी गई है वो है 126.4 और द स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO Na इक्वल टू ये वैल्यू दी गई है 91.0। ये वैल्यू दी गई है और हमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी फॉर CH3COOH। तो CH3COOH यानी मोलर कंडक्टिविटी हमको फाइंड करना है। तो अगर हम इसकी मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करते हैं तो फॉर्मूला हमारा बनेगा लैम्डा इन्फिनाइट CH3COONA प्लस लैम्डा इन्फिनाइट HCl माइनस लैम्डा इन्फिनाइट NaCl, ठीक है। अब इनकी हम वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना। अच्छा एक चीज होती है कैप एम कहो या लैम्डा एम, मोलर कंडक्टिविटी को ऐसा भी कह सकते हैं लैम्डा इन्फिनाइट, ठीक है। कोलराउस लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 91.0 प्लस 425.9 प्लस नहीं सॉरी माइनस 126.4। अब इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो आ जाएगा 516.9 हाँ माइनस 126.4 माइनस कर देंगे 9 में 4.5 हो जाएगा और 6 की 0 हो जाएगी 9 हो जाएगा और 4 में 1 390.5
मोल इनवर्स। ये हमारा सेकंड का बी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। आगे हमारा सेकंड का सी, क्वेश्चन नंबर 2 का सी जो है कह रहा है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। तो एंजाइम कैटलिस्ट आपका आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए इसको नहीं करेंगे। राइट 4 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ नोबल गैस, ठीक है ना, राइट 4 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ नोबल गैसेस। तो ये सेकंड का जो डी है उसको हमें करना है, सॉल्व करना है। तो इसको अगर हम साफ कर दें तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड का डी, यूज ऑफ हीलियम। नंबर 1 यूज ऑफ हीलियम में चलते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या लिखेंगे हम, टू फिल इन द टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट एंड बैलून, ठीक है ना। यानी इसका हीलियम का जो यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट एरोप्लेन के टायर्स में और बैलून में भरने का काम किया जाता है, पहला यूज होता है। नंबर 2 है द मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड O2, यानी हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर जो है यूज्ड बाय डाइवर्स ऑफ ब्रीथिंग, इज used by divers of breathing, मतलब गोताखोर नाम सुना होगा। नंबर 3 यहां से करते हैं। गोताखोर जो समुद्र में डुबकी लगाते हैं वो हीलियम और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर, उनके सिलेंडर पीछे बंधा होता है, वो हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है जिसे वो सांस लेने में प्रयोग करते हैं, ब्रीथिंग में यूज करते हैं। नंबर 3 है इन क्रिएटिंग ऑफ इनर्ट इन्वायरमेंट, इन क्रिएटिंग ऑफ इनर्ट इन्वायरमेंट, ठीक है ना। इन क्रिएटिंग ऑफ इनर्ट इन्वायरमेंट, अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में, निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने में, जहां पर कोई वो ना हो, ठीक है ना, वहां पर यूज किया जाता है। और नंबर 4 आता है इन आर्टिफिशियल डिसोल्यूशन, आर्टिफिशियल डिसोल्यूशन में भी, यानी कृत्रिम विघटन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अब हम बोर्ड साफ करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। सेकंड का सी आउट ऑफ सिलेबस था। ठीक है, सेकंड का सी जो है वो क्या है, आउट ऑफ सिलेबस है। तो यहाँ से आगे हम लोग अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ये, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 के आए व्हाट आर आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है ना, व्हाट आर आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो हम लोग चल रहे थे आइसोटोनिक सोल्यूशन में। आइसोटोनिक सोल्यूशन डेफिनेशन, सच टू सोल्यूशन व्हिच हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ऐसे 2 सोल्यूशन, ऐसे 2 सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो, सेम हो, आर कॉल्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है ना। जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर, ऐसे 2 सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, इक्वल हो, बराबर हो, उन्हें हम आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल द सोल्यूशन ऑफ 0.1 m कैल्शियम नाइट्रेट एंड 0.1 m सोडियम सल्फेट इज आइसोटोनिक सोल्यूशन। बिकॉज कैसे, कैल्शियम नाइट्रेट हमारा टूटता है Ca डबल पॉजिटिव 2NO3 3 आयंस बन रहे हैं। कैसे, 2 1 जा 2 और 1 आयंस, 2 और 1 कितना हो गया, 3 आयंस बनते हैं यहाँ पर। Na2SO4 2 प्लस का 2 1 जा 2 और 1 आयन SO4 का, तो 3 आयंस इसमें, दोनों में इक्वल आयन बन रहे हैं, तो इनका कंसंट्रेशन जो होगा वो भी इक्वल होगा। तो जब कंसंट्रेशन इक्वल होगा तो इनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी इक्वल होगा, और जब ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होगा तो उन्हें हम
आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बी पर। क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी है वो कह रहा है व्हाट आर मीन्ड बाय एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, राइट देयर यूजेस। ये आपके नोट्स में ऑलरेडी होगा, ठीक है ना, ये आपके नोट्स में ऑलरेडी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप स्वयं कर लेंगे। और जो 3 का सी है वहां पर चलते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सेकेंडरी बैटरीज, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है। अब हम लोग 3 के डी में चलेंगे, ठीक है ना। 3 का सी आपका आउट ऑफ सिलेबस है। 3 के डी का फर्स्ट नर्स इक्वेशन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, E इक्वल टू E0 प्लस 2.303 RT अपॉन NF log 10 m की पावर n प्लस, ठीक है। वेयर, तो आपको करना क्या होगा, ये इक्वेशन देनी होगी आपके एग्जाम में, और इक्वेशन के साथ में यहां पर लिखेंगे वेयर E इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉमा E0 इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना। R इक्वल टू होता है कांस्टेंट, क्या होता है, R इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, R को कांस्टेंट कहते हैं। और T इक्वल टू है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ठीक है ना, यानी जिसको हिंदी में कहें तो परम ताप जिसको कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। और N इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, कौन से इलेक्ट्रॉन्स कितने N का यूज हो जा रहा है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन का रिएक्शन में यूज हो रहा है, उसके लिए F इक्वल टू होता है फैराडे नंबर्स, इसकी वैल्यू होती है 96,500, ठीक है ना, कूलम, ये इसकी वैल्यू होती है, किसकी, फैराडे वैल्यू होती है। तो F जो होता है हमारा फैराडे वैल्यू होता है, और log m की पावर n प्लस जो होता है वो कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, कंसंट्रेशन होता है। तो ये आपको जब आप 3 का डी नर्स इक्वेशन देंगे तो ये सब वैल्यू इक्वेशन देंगे और डिनोट करेंगे कि किस सिंबल से किस यूनिट को इंडिकेट किया गया है, वो भी आपको बताना होगा, ठीक है ना। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी है, 3 का बी का जो सेकंड है टिंडल इफेक्ट, ठीक है, ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो कि आपको चैप्टर नंबर 5 में मिलेगा, ठीक है। टिंडल इफेक्ट जो होता है वो चैप्टर नंबर 5 में मिलेगा। और होता क्या है तो इसको थोड़ा सा साफ करके मैं समझा दे रहा हूं, बाकी आपको डेफिनेशन वहीं से मिल जाएगी। इसमें एक डायग्राम देना होता है कि वेयर एक कोलाइडल सोल्यूशन, इसमें हमने क्या भर दिया, एक कोलाइडल सोल्यूशन भरा, ठीक है ना। सॉरी देखिए थोड़ा सा कलर में बनाता हूं। एक कोलाइडल सोल्यूशन को लिया हमने, किसको लेते हैं, ये कोलाइडल सोल्यूशन है, ठीक है। कोलाइडल सोल्यूशन को इस पर हम लेंस की सहायता से लाइट रेज को हेल्प ऑफ लाइट रेज को ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब हो जाता है, लेंस हो जाता है, और ये सोर्स हो गया हमारा लाइट सोर्स। जैसे ही हम इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या करते हैं, हम लाइट रेज को एंटर करवाते हैं, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में प्रेजेंस कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट रेज में ब्लू कलर का कोन दिखाई देता है,
क्या बनता है, ब्लू कलर का कौन दिखाई देता है, इस घटना को ही, इस फिनोमेनन को ही टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो आपकी जो डेफिनेशन है वो आप अपने नोट से कर लेंगे या आपके मॉडल पेपर में भी दिया होगा, ठीक है ना। हम लोग अब चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का ये कह रहा है व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एक्सप्लेन देयर मैग्नेटिक एंड कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, आइए जानते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स द एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द डी सब सेल आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में एंटर करता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। These elements classified in 4 series। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को 4 सीरीज में डिवाइड किया गया है, 4 श्रेणियों में बांटा गया है। फर्स्ट है 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। 4 सीरीज में डिवाइड किया गया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इनकी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर सेल। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की आउटर सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होते हैं, अधिकतम होते हैं। हेंस इट एग्जाइबिट्स पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसलिए ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल्स है मैग्नीज 25, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, डी ब्लॉक में है, डी सब सेल में है, और इसमें 1 2 3 4 5 सेल्स बनती हैं, है ना। और इस आधार पर क्या है कि अनपेयर्ड, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं अनपेयर्ड, इसलिए जो है ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। ये भी कहा जाता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो गुड कैटालिटिक्स होते हैं। कैसे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर सेल। यानी ट्रांजिशन एलिमेंट की आउटर सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं। एज ए रिजल्ट, फलस्वरूप फ्री वैलेंसीज आर प्रोड्यूस्ड। इनके पास क्या होती है, फ्री वैलेंसीज होती हैं। इन देम ड्यू टू व्हिच दे एग्जाइबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। फलस्वरूप ये क्या करते हैं, वेरिएबल्स ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी बदलती हुई ऑक्सीकरण अवस्था को चेंज करते हैं। देयरफॉर इट एक्ट्स एज ए गुड कैटलिस्ट। इसलिए ये एक गुड कैटलिस्ट की भांति कार्य करते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलने वाले हैं 4 के बी में। क्वेश्चन नंबर 4 का बी। तो आइए देखते हैं 4 का बी कह रहा है कि राइट द यूज ऑफ फ्रेयन एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। फ्रेयन के यूज बताना है और फ्रेयन का एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये आपको बताना है। तो यूज ऑफ फ्रेयन नंबर 1 एज ए रेफ्रिजरेंट इन फ्रीज एंड एसी। फ्रीज और एसी में ठंडक उत्पन्न करने के लिए, ठीक है ना, कूलिंग करने के लिए फ्रेयन का यूज किया जाता है। नंबर 2 इन मैन्युफैक्चर ऑफ एरोसॉल। एरोसॉल के बनाने में भी, एरोसॉल को निर्माण में भी इसका यूज किया जाता है। इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट करता है, फ्रेयन डिफ्यूज इनटू द एटमॉस्फेयर एंड मूव्स इनटू द ट्रोपोस्फियर। ठीक है ना, फ्रेयन क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर पर डिफ्यूज हो जाते हैं, वितरित हो जाते हैं, विस्तृत हो जाते हैं, फैल जाते हैं। एंड मूव्स इनटू, और वहां से वो मूव करते हैं कहां पर, ट्रोपोस्फियर में चले जाते हैं। किसमें जाते हैं, ट्रोपोस्फियर में मूव कर जाते हैं। और फ्रॉम वेयर फ्री रेडिकल्स स्टार्ट चेन रिएक्शन, और वहां पर पहुंच करके फ्री रेडिकल्स रिएक्शन को स्टार्ट कर देते हैं, विच डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नेचुरल ओजोन लेयर, जो कि नेचुरल ओजोन लेयर को डिस्टर्ब कर देते हैं, अर्थात उसको नष्ट कर देते हैं, ओजोन को नष्ट करते हैं। और ओजोन के डिस्टर्ब होने से या नष्ट होने से क्या होगा, सनलाइट की यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेज सीधे अर्थ पर आ जाएंगी, और अर्थ पर आने से क्या होगा कि सभी ऑल एनिमल्स को स्किन कैंसर हो जाएगा। ऑल एनिमल्स को स्किन कैंसर हो जाएगा अगर रेडिएशन अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ पर आ गई तो।
ठीक है ना, कोई बात नहीं, इसके बारे में फिर कभी चर्चा कर लेंगे। हम लोग चलते हैं 4 के सी पर, ठीक है ना। 4 का सी है हमारा, कह रहा कि व्हाट आर राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेथिलेमिन बाय सिमेट रिएक्शन। मेथिलेमिन का प्रिपरेशन करना है सिमेट रिएक्शन द्वारा। तो देखिए क्या करते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ, हेडिंग डालते हैं पहले, प्रिपरेशन रेशन ऑफ मेथिलेमिन बनाना है ना, मेथिलेमिन, प्रिपरेशन ऑफ मेथिलेमिन बाय सिमेट सिमेट रिएक्शन। सिमेट रिएक्शंस के द्वारा मेथिलेमिन प्रिपरेशन की इक्वेशन देनी है। तो क्या होता है कि जब व्हेन एथेनोइक एसिड इज रिएक्ट विद हाइड्राजोइक एसिड, ये एथेनोइक एसिड हो गया, ये हाइड्राजोइक एसिड हो गया। तो एथेनोइक एसिड react with hydrozoic acid in presence of concentrate H2SO4 sulfuric acid to form methylamine CH3NH2 plus N2 और plus CO, N2 plus CO। अब CO2 जो है हमारी वो एटमॉस्फेयर में गैस के रूप में, ये हमारा मेथिलेमिन ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है ना। क्या मिल गया भैया, मेथिलेमिन हमारा प्रिपेयर हो जाता है, बन जाता है। अब हम लोग चलने वाले कहाँ पर, अब हम लोग चलने वाले हैं इसके फर्स्ट, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस ऑन हीटिंग। इसको इसकी और रिएक्शन दे रहा है हीट करने पर। नंबर 1, मेथिलेमिन एंड एनिलीन विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। रिएक्शन देना है, तो इसी में कह रहा है रिएक्ट मेथिलेमिन विद, नंबर 1 रिएक्ट मेथिलेमिन विद क्लोरोफॉर्म and alcoholic KOH solution। मेथिलेमिन रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन के साथ। तो क्या देता है, एक बैड स्मेल के साथ में आइसोसाइनाइड कंपाउंड इज ऑब्टेन CH3NH2 मेथिलेमिन प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस 3KOH, और सॉल्यूशन कैसा है हमारा, एल्कोहलिक सॉल्यूशन है, बनेगा फॉर्म हुआ CH3NC प्लस 3KCl प्लस 3H2 मेथिल आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है। इसी क्वेश्चन में ऐड कर रहा है कि रिएक्ट एनिलीन विद क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन। अब एनिलीन को रिएक्ट करवाता है क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ में। तो जब देखिए क्या करेंगे, एनिलीन का फॉर्मूला होता है हमारा C6H5NH2, ये भी प्राइमरी एमीन, ये भी प्राइमरी एमीन, बस ये एलिफैटिक है, ये एरोमेटिक एमीन है, प्लस रिएक्ट कराना है क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन के साथ और हीट करते हैं, ठीक है ना, हीट करते हैं, ये हीट का सिंबल है। अगर हम इसको हीट करते हैं तो C6H5NC फेनिल आइसोसाइनाइड होता है प्लस 3KCl प्लस 3H2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का C कंप्लीट हो गया।
4 का डी, व्हाट आर एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स। पॉलीमर्स हमारा चैप्टर नंबर 15 का है क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर जो 15 है पॉलीमर्स है ना, वो आपका टोटल आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, तो ये आपका इसको सॉल्व नहीं करना है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। इस पर क्वेश्चन नंबर 5 पर चलने वाले हैं, तो आइए क्या होता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद एग्जाम्पल। ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन देना है, विद एग्जाम्पल करना है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। चलिए भैया 5 का ये रेट ऑफ रिएक्शन कह रहा है, तो द रेट ऑफ चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी यूनिट टाइम में किसकी कंसंट्रेशन में चेंज होते हैं वो कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शंस। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल देते हैं C12H22O11 प्लस H2O gives out C6H12O6 प्लस C6H12O6। एग्जाम्पल हो गया, ये हमारा सुक्रोज है और इसका हाइड्रोलिसिस करवाने से एक ग्लूकोज बनता है और एक फ्रक्टोज बनता है। यहाँ पर सुक्रोज की कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग, और वाटर में नहीं होता, तो ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है। ठीक है ना, तो इसको यहीं तक, और इसी में आगे ऐड क्या कर रहा है, कह रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीट इन 10 मिनट्स। एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है जो 20% कंप्लीट हो जाती है 10 मिनट में। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। 75% में कंप्लीट होने में कितना है, तो ये हमारा आधा मार्क्स का क्वेश्चन है, और 3.3 हाफ यानी 3.5 नंबर का क्वेश्चन आगे शुरू हो रहा है न्यूमेरिकल के रूप में। तो आइए हम लोग चलते हैं, क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या दे रहे हैं कि t इक्वल टू टाइम जो है वो हमारा 10 मिनट है। कितना है भैया, 10 मिनट दिया गया है, और x यानी कि x का मतलब है डिसोसिएशन क्वांटिटी इक्वल टू 20% है, तो a इक्वल टू हम 100% मान के चलेंगे, कॉमा a माइनस x, रिमेनिंग वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, 100 माइनस 20 इक्वल टू 80% आ जाएगा। a माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80% आ जाएगी। फॉर इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a बाई a माइनस एक्स, a बाई a माइनस एक्स, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या हो जाता है, इक्वेशन हो जाता है। 2.303 t की वैल्यू है 10 और log a की वैल्यू है 100, a की वैल्यू कितनी है 100 अपॉन a माइनस एक्स हो गया 80, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, यानी 2.303 अपॉन 10 इंटू log 5 अपॉन 4। ठीक है ना, log 5 अपॉन 4 हो जाएगा। अब 2.303 अपॉन 10 इंटू log 5/4 की जो वैल्यू होती है 0.0969। ठीक है ना, ये इसकी है वैल्यू है। अब इनको अगर हम सॉल्व करते हैं, अब हम यहाँ से चलेंगे, अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो k इक्वल टू आ जाएगा 0.2022 पर मिनट फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, इसलिए पर मिनट हो जाएगा। और इसका अब हम चलते हैं सेकंड कंडीशन। ठीक है ना, सेकंड कंडीशन में क्या होता है, सेकंड कंडीशन वगैरह 75% कंप्लीशन होता है। 75% कंप्लीट होने में हमें लगे हुए समय, कितने समय की आवश्यकता है उसको देखना है। तो
इसमें भैया क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 75%, a माइनस एक्स इक्वल टू 100 माइनस 75 इक्वल टू 25% आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन 2.303 अपॉन टी लॉग a बाई a माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा क्या, k इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन टी, और k की वैल्यू हमारी कितनी आई है 0.022, इसको रख देते हैं यहाँ पे 0.022 वैल्यू रख दिया, इंटू टी लॉग a की वैल्यू है 100 अपॉन 25 4 जा 100, टी को इधर ले आएंगे फाइंड करना है, तो 2.303 अपॉन 0.022 लॉग 4, ठीक है ना। तो t इक्वल टू इतना ही, अब इसके आगे यहां से करते हैं, तो t इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2.303 अपॉन पॉइंट के 022 इंटू लॉग 4 की वैल्यू होती है पॉइंट के 6020, ये 3 पॉइंट से 3 पॉइंट हट जाएंगे, तो 2303 इंटू पॉइंट के 6020 अपॉन 22 ये बचेगा। और इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 63.03 मिनट का समय लगता है 75% रिएक्शन के कंप्लीट होने में। तो आपको दिख रहा होगा, तो पहली कंडीशन हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, फिर दूसरा पेज हमारा यहाँ से शुरू होता है, फिर थर्ड कंडीशन, यानी यहाँ पर हमारा न्यूमेरिकल फिनिश होता है, और ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। कितने का, 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम इसको साफ करते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बी पर। क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी है वो क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन पूछ रहा है। तो ये जो है आपका 5 का, ये चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है, और ये चैप्टर आपका आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए इसको करने की आवश्यकता नहीं है। 5 का सी कह रहा है कि व्हाट इज द रीजन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एक्सप्लेन बाय गिवन वन एग्जांपल, गिव IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो भैया जो 5 का सी है, ठीक है ना, इसकी जो डेफिनेशन है ना, वो आपके नोट्स पर, योर नोट्स, यानी आपके टीचर्स ने आपके नोट्स पर बनवाया होगा, वो आप क्वेश्चन, उसका आंसर आप वहीं से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसी में जो IUPAC नेम दिए गए हैं वो हम आपको बनवा दे रहे हैं, ठीक है। क्या दिए गए भैया, IUPAC नेम जो है दिए गए हैं वो हम आपको कंप्लीट करवा ले रहे हैं। तो इसमें जो पहला दिया गया है वो है NiCO का होल 4, है ना, ये दिया गया है, हाँ यही है NiCO का होल 4, NiCO का। तो इसमें क्या करेंगे, इसका जो नेम बनेगा वो IUPAC नेम इक्वल टू हो जाएगा क्या, इसमें आयोनाइजेशन पार्ट है नहीं, तो डायरेक्ट यहां से शुरू करेंगे, टेट्रा, ठीक है ना, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल निकेल, टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0, इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या आएगी, 0 हो जाएगी। ये हमारा फर्स्ट हो गया। और जो सेकंड दिया गया है, सेकंड वो दे रहे हैं K3FeC2O4 का होल थ्राइस, K3FeC2O4 का होल थ्राइस, ये दिया गया है, ठीक है ना। तो इसका अगर हम IUPAC नेम बनाएंगे, K3FeC2O4 का होल थ्राइस, ओके, तो IUPAC नेम इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेशियम ट्राईऑक्जेलेटो फरेट,
और थर्ड ये बनिए पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटोफरेट थर्ड। ठीक है, ये इसका IUPAC नेम होगा। अब हम चलते हैं 5 के डी पर। 5 का डी कह रहा है व्हाट आर सोप्स, राइट द मेथड ऑफ इट्स प्रिपरेशन, इन शॉर्ट व्हाई डज सोप नॉट इन हार्डवर्ड। अरे ये आपका आउट ऑफ सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये आपके आउट ऑफ सिलेबस में आ जाएगा 5 का डी। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, लॉन्ग आंसर पर चलने वाले हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 6 का ए कि डिस्क्राइब द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट, क्यूमीन, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर कॉल्बे रिएक्शन एंड रीमर टी रिएक्शन ऑफ फिनॉल। ठीक है ना, तो इनके बारे में बताना है। तो देखिए क्या करते हैं कि 6 का जो ए है, पहले तो हम हेडिंग डालते हैं कि फिनॉल को ऑब्टेन करना है। तो हेडिंग डाल देते हैं फिनॉल फ्रॉम डाइएजोनियम साल्ट्स। ठीक है ना, फिनॉल फ्रॉम डाइएजोनियम साल्ट। तो फिनॉल को डाइएजोनियम साल्ट के द्वारा हम इसको प्रिपेयर करते हैं। तो क्या डिफाइन करते हैं कि ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट, थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइएजोनियम salts, phenol is obtained. Phenol is obtained। मतलब डाइएजोनियम सॉल्ट का अगर हम हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, जल अपघटन करवाते हैं, तो फिनॉल डाइएजोनियम सॉल्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए क्या करते हैं हम यहाँ पर, फिनॉल C6H5N2 प्लस Cl माइनस, ये है हमारा डाइएजोनियम क्लोराइड। डाइएजोनियम क्लोराइड है हमारा। ठीक है ना, इस डाइएजोनियम क्लोराइड को हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, मतलब कि HOH जल अपघटन। तो ये बनता क्या है C6H5OH प्लस N2 और प्लस HCl, ये हमारा फिनॉल ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है ना, क्या होता है भैया, फिनॉल ये ऑब्टेन हो जाता है। सेकंड है फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। ठीक है, सेकंड है फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन से फिनॉल को बनाना है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि क्यूमीन इज ऑक्सीडाइज्ड, क्यूमीन इज ऑक्सीडाइज्ड, क्यूमीन इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म ए secondary compound, secondary compound on which on hydrolysis in the presence of an acid gives phenol, यानी जो हमारा क्यूमीन है वो ऑक्सीडाइज होता है। क्या होता है भैया, ऑक्सीडाइज होता है। क्यूमीन ऑक्सीडाइज होकर के एक इंटरमीडिएटर माध्यमिक यौगिक बनाता है, सेकेंडरी कंपाउंड बनाता है
जिसका हाइड्रोलिसिस कराने पर फिनॉल ऑब्टेन हो जाता है। कैसे भैया, आइए देखते हैं कि जो क्यूमीन है हमारा वो क्या है। CH सिंगल बॉन्ड, वन सेकेंड, तो क्यूमीन ऑक्सीडाइज टू फॉर्म ए सेकेंडरी कंपाउंड व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड गिव्स फिनॉल। ये हमारा क्यूमीन है, इसको ऑक्सीडाइज कराएंगे, एक माध्यमिक यौगिक बनेगा, यानी सेकेंडरी कंपाउंड बनता है जिसका हाइड्रोलिसिस कराने पर फिनॉल बनता है, ठीक है ना। बट मुझे थोड़ा सा बेटा इसमें डाउट है, इस रिएक्शन को आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा। थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, इसलिए मैं आपको इसको कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में आगे जोड़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं और इसी क्वेश्चन में आगे कह रहे हैं 6 का ये है कि राइट केमिकल इक्वेशन फॉर कोल्बे रिएक्शन एंड रीमर्टी रिएक्शन ऑफ फिनॉल, यानी फिनॉल के साथ में कोल्बे रिएक्शन और रीमर्टी रिएक्शन भी देना है, तो हम वो भी करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, ठीक है। नंबर 1, कोल्बे रिएक्शन क्या होती है, देखिए फिनॉल OH, इसको हम NaOH से रिएक्ट करवाते हैं, किससे, NaOH से रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड ऑब्टेन होता है, यानी ONA, OH और H मिल करके माइनस का H2O लॉस हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है ना। फिर इसको CO2 और दूसरा H+ यानी एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं, तो दोनों रिएक्ट करते हैं, कहाँ पर अटैक करते हैं, CO2 हमारा आर्थो पोजीशन पर और ये हमारा यहाँ पर अटैक करता है, ठीक है ना। तो ये बना देगा क्या, सैलिसिलिक एसिड ऑब्टेन होता है, OH और COOH, ये हमारा सैलिसिलिक एसिड, ठीक है ना, सैलिसिलिक एसिड इज ऑब्टेन होता है कोल्बे रिएक्शन। और सेकेंड जो आपका दे रहा है इसी में रीमर-टीमैन रिएक्शन नंबर 2 पर दे रहा है रीमर-टीमैन रिएक्शंस, इसी में दे रहा है। तो देखिए इसमें क्या करना है कि रीमर-टीमैन रिएक्शन में फिनॉल को रिएक्ट करवाना है क्लोरोफॉर्म CHCl3 और प्लस 3NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो सैलिसैल्डिहाइड OH CHO प्लस 3NaCl, यानी इतना भाग अलग हो जाएगा, OH CHO और प्लस 2H2 नहीं 3NaCl हो गया, और प्लस आपका 2 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 2 3 4 2H2 सैलिसैल्डिहाइड सैलिसैल्डिहाइड इज ऑब्टेन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का ए जो है हमारा वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं इसके और, तो इसको हम साफ करते हैं। सिक्स का ए का और, छठवें के ए का और कह रहा है राइट 2 मेथड्स फॉर प्रिपरेशन एंड 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल एंड गिव केमिकल इक्वेशन आल्सो। 2 प्रिपरेशन मेथड देना है और एल्कोहल की 3 प्रॉपर्टीज देना है। तो
हम लिख सकते हैं फॉर्मेशन या कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल किसी एक पार्टिकुलर एल्कोहल के बारे में नहीं कहा गया है, इसलिए हम एक कॉमन रिएक्शन लेके चलते हैं। पहले तो लिखते हैं फ्रॉम हेलो एल्केन, फ्रॉम हेलो एल्केन, ठीक है ना। हेलो एल्केन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो RX प्लस ये हमारा हेलो एल्केन है, KOH एक्वस सोल्यूशन, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, इतना भाग हमारा निकल जाएगा, बचेगा ROH प्लस KX। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने ले लिया CH3Cl प्लस KOH, सेम कंडीशन CH3OH प्लस KCl, ये हमारा एल्कोहल ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर 2 पर है सेकेंड मेथड रिडक्शन from reduction of aldehyde। एल्डिहाइड के रिडक्शन द्वारा, आप चेन द्वारा अगर हम इसका रिडक्शन करवाते हैं तो एल्कोहल इज ऑब्टेन RCHO प्लस H2 बन जाएगा RCH2OH, ठीक है ना। ये हमारा एल्कोहल, फॉर एग्जांपल मान लो हमने यहाँ पे ले लिया C2H5CHO प्लस H2 गिव्स आउट, इसको CH3 लेते हैं, CH3, तो ये बनेगा CH3CH2OH, एथेनॉल बन जाएगा। ये एग्जांपल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये प्रिपरेशन मेथड थी। अब हम हेडिंग डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें नंबर 1 है केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या लिखते हैं, टू रिएक्ट ऑफ PCl5 से रिएक्ट करवाते हैं तो देखिए क्या बनता है कि अगर हम किसी भी कॉमन एल्कोहल को ROH प्लस PCl5 रिएक्ट करवाएंगे RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, ये बनता है हमारा, है ना, एल्किल हैलाइड इज ऑब्टेन। सेकेंड पॉइंट हम लेते हैं रिएक्ट अमोनिया NH3 से। अगर हम NH3 से रिएक्ट करवाते हैं तो देखिए क्या होगा, ROH प्लस अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। इसको अगर हम उल्टा लिख दें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको ये दिखाने चाह रहा हूँ कि H2O मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाएगा और NH2 इज ऑब्टेन हो जाएगा प्लस H2O, ये एमीन, प्राइमरी एमीन ऑब्टेन होती है। थर्ड प्रॉपर्टी पे अगर हम चले तो 3 पूछी गई है प्रॉपर्टी। हमने एस्टरीफिकेशन, ठीक है, थोड़ी बहुत स्पीड में काम कर रहे हैं, जल्दी से स्पीड बनाने के चक्कर में थोड़ी बहुत मीनिंग्स अगर मिस्टेक हो जाए तो आप कृपया माइंड ना करें बेटा, आपका आंसर जो होगा वो क्लियर होगा, ठीक है ना। तो अगर ROH या एस्टर के लिए एस्टिक एसिड लेते हैं CH3COOH प्लस ROH, एक एल्कोहल ले लेते हैं तो क्या बनता है CH3COOR प्लस H2, एस्टर इज ऑब्टेन होता है, एस्टर ऑब्टेन होता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरीफिकेशन। तो ये 5 रिएक्शन में आपके 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग आगे चलने वाले 6 के B पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का A हो गया, उसका और हो गया। अब हम लोग चलने वाले हैं 6 के B पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 का B है वो हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं कि 6 का B जो है वो कह रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन राइट केमिकल इक्वेशन ओनली। भैया व्हाट हैपेंस व्हेन पूछ रहा है और केवल केमिकल इक्वेशन करवा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो B है वो कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन राइट केमिकल इक्वेशन, केवल केमिकल इक्वेशन दे रहा है ओनली। तो इसमें पहला जो कह रहा है, कह रहा एसीटोन रिएक्ट विद आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH।
तो एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3। आयोडीन के लिए I2 और NaOH, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है एसीटोन का। अब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनता है, CHI3। आयोडोफॉर्म इज ऑब्टेन प्लस 3NaI प्लस, तो बैलेंस करने के लिए I के हमारे 6 हो जाते हैं, तो यहाँ पर 3I2 और ये 4NaOH, ठीक है ना। और प्लस आपका बनेगा CH3COONA और प्लस आपका 415 3H2O। जो मेन प्रोडक्ट है हमारा आयोडोफॉर्म है, ठीक है ना। क्या है भैया, आयोडोफॉर्म है। नंबर 2 कह रहा है कि फेलिंग सॉल्यूशन इज मिक्स्ड इन फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है HCOOH। देखिए वाटर एमिशंस जो होती हैं वो रिएक्शन फॉर्मूले पर डिपेंड करती हैं। तो HCOOH सोल्यूशन को हम मिक्स करते हैं फेलिंग सोल्यूशन के साथ। ये हमारा फेलिंग सोल्यूशन है, तो मिक्स करेंगे तो क्या होता है कि Cu2O का रेड PPT ऑब्टेन होता है, लाल और शेप बनता है, प्लस जो है CO2 हमारा अलग हो जाता है और प्लस H2O ऑब्टेन होता है, ठीक है। बेंजोइक एसिड इज हीटेड विद अमोनिया। बेंजोइक एसिड को अमोनिया के साथ हीट करते हैं, तो बेंजोइक एसिड क्या होता है, C6H5COOH प्लस अमोनिया के साथ अगर हम करते हैं रिएक्ट तो C6H5COONH4 अमोनियम बेंजोएट ऑब्टेन होता है। क्या बनता है भैया, अमोनियम बेंजोएट। और ये पुनः हीट अगर करते हैं तो माइनस का H2O निकल जाएगा, बन जाएगा C6H5CONH2 बेंजामाइड ऑब्टेन होगा, ठीक है, बेंजामाइड ऑब्टेन होगा। नेक्स्ट है टॉलेंस रिएजेंट इन मिक्स विद एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला है CH3CHO और टॉलेंस रिएजेंट होता है Ag2। रिएक्ट करवाएंगे तो CH3COOH प्लस 2Ag। सिल्वर का ब्लैक PPT ऑब्टेन होता है, ठीक है ना। एसिटिक एसिड इज हीटेड विद कैल्शियम ऑक्साइड, तो CH3COOH प्लस CaO, तो ये हो जाएगा CH4 प्लस CaCO3 मेथेन ऑब्टेन होगा, ठीक है ना। और ये प्रेसिपिटेट के रूप में ऑब्टेन होगा। तो ये हमारा 6 का बी कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलने वाले हैं इसके और पर। तो अब हमारे पास 6 के बी का और है, हाउ विल यू ऑब्टेन कह रहा है ना, हाउ विल यू ऑब्टेन नंबर 1 कैल्शियम फॉर्मेट फ्रॉम फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH, ठीक है ना। ये फॉर्मिक एसिड है, इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ हीट कर दें, CaCO3 के साथ अगर हम हीट कर दें तो ये आपको हो जाता है क्या, HCOO का होल ट्वाइस Ca। ये हमारा कैल्शियम फॉर्मेट है। क्या है भैया, कैल्शियम फॉर्मेट है, प्लस आपका अब होल ट्वाइस लग गया तो बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस CO2 और प्लस H2O और ऑब्टेन होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पर सेकंड पर कह रहा है यूरोट्रोपिन फ्रॉम फॉर्मेल्डिहाइड, या मेथेनल कह दे या फॉर्मेल्डिहाइड, इसका IUPAC नाम होता है मेथेनल। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत पूछी जाती है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो फॉर्मेल्डिहाइड 6HCHO प्लस 4NH3, ये फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से रिएक्ट करवाने पर यूरोट्रोपिन ऑब्टेन होता है, CH2 का होल 6N4, इसे हम यूरोट्रोपिन कहते हैं, प्लस 6H2O। नेक्स्ट है एसिटिल क्लोराइड फ्रॉम एसिटिक एसिड, ठीक है ना, एसिटिल क्लोराइड CH3COOH और प्लस PCl5 से रिएक्ट करवा दो भैया, तो CH3COCl एसिटिल क्लोराइड हो गया, प्लस POCl3 और प्लस HCl ऑब्टेन होगा, ठीक है ना, ये इतना बन जाएगा। इसी में आगे कह रहा है मेटा नंबर 4 पर है एसीटोन हाइड्राजोन फ्रॉम एसीटोन। तो ये भैया हमने 5वां पहले लिख गया है, ये चौथा है, इसको पहले चौथे को सॉल्व करेंगे। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3CO
CH3 प्लस हाइड्राजोन बनाना है, यानी हाइड्राजीन से NH2 इससे रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है ना, NH2 अगर हम इसको कर दें क्या H2N लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, H2O निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड NH2, ये है हमारा एसीटोन हाइड्राजोन प्लस H2, ब्रोमो बेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। तो बेंजोइक एसिड को छोटा सा बनाएंगे, आप लोग समझ जाइएगा, COOH, ये बेंजोइक एसिड है, इसको हम Br2 के साथ रिएक्ट करवा दें, ब्रोमीन के साथ, ठीक है ना, किसके साथ, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवा दें, वो भी Fe कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो ये मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड प्राप्त हो जाता है, COOH और Br और प्लस HBr, ये हो गया मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, ठीक है ना, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। इस तरह से हमारा 6 का B जो है और ये भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर चलने वाले हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ए, क्वेश्चन नंबर 7 का ए, explain Haber process for manufacture of ammonia with the help of flowchart and chemical equation, write 2 important use of ammonia। तो आपको करना क्या है, HABR Haber process, एक मिनट, Haber process, ठीक से अमोनिया आपको बनाना है, जो आपके एक लॉन्ग आंसर है चैप्टर नंबर 7 के पार्ट ए पर प्रेजेंट है, यानी हैबर प्रोसेस से अमोनिया का दिया गया है विद सुटेबल डायग्राम, ठीक है ना, प्रोसेस देना है, उसकी थ्योरी देनी है, उसमें जो रिएक्शंस आती हैं वो कंप्लीट देना है, और पूरी मेथड लिखना है, डायग्राम बनाना है आपको, उसके बाद में डायग्राम भी देना है, ठीक है, डायग्राम भी देना है आपको, और यूज ऑफ अमोनिया ये भी देना, अमोनिया के 2 यूजेस मांग रहा है, आप 2 दे दो चाहे 4 दे दो भैया, आपकी मर्जी है, आप स्वयं कर सकते हैं, है ना। हाँ, इसके आगे हम लोग चलते हैं, एक्सप्लेन द मेथड, अच्छा 7 के ए का और एक्सप्लेन द मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गिविंग केमिकल इक्वेशन, गिव केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विद द फॉलोइंग, ठीक है ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड से हमें क्या करना है, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन करना है, तो यहां लिख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 बनाने की विधि देखना है। नंबर 1 है when react sulfur with oxygen to obtain sulfur dioxide, यानी S plus O2 gives out SO2, ये बन जाएगा, ठीक है ना। नंबर 2 सेकेंड मेथड है कि when sulfur react with H2SO4 on heating to obtain sulfur dioxide, तो S plus 2H2SO4 हीट करेंगे तो 3SO2 प्लस 2H2 ये ऑप्टेन, ये सल्फर डाइऑक्साइड ऑप्टेन हो जाएगा। और इसके बाद में उसने रिएक्ट करवाने के लिए दिया है, तो नंबर 1 पर लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट, नंबर 1 है
विद NaOH सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। SO2 प्लस NaOH Na2SO3 प्लस H2, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाते हैं, Na2SO3 प्लस H2O, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट पर कह रहा है क्लोरीन गैस रिएक्ट Cl2 गैस, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फ्यूरिक क्लोराइड बनाएगा, SO2 प्लस Cl2 बन जाएगा SO2Cl2, ठीक है ना। क्या बनता है? SO2Cl2 ऑब्टेन होता है। और नंबर 3 पर है ऑक्सीजन गैस रिएक्ट O2 गैस, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो 2SO2 प्लस O2 2SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड ऑब्टेन होता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 के एक और कंप्लीट होता है। सेवन का बी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन इन आवर फूड, ठीक है ना। प्रोटीन इन आवर फूड, what are the main source of protein? What do you know about secondary structure of protein? What is denaturation of protein? इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन इन आवर फूड, प्रोटीन का इम्पोर्टेंस आवर फूड या आवर बॉडी कुछ भी कह दे, प्रोटीन के फंक्शन लिखना है, कार्य लिखना है, हमारी बॉडी में उनका काम क्या होता है। सोर्स ऑफ प्रोटीन सारी दालें, मीट, मछली, अंडे, ये सब सोर्स होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और डिनेचुरेशन, ये आपका सब चैप्टर नंबर 14 में डिटेल में आपके लॉन्ग आंसर में दिया होगा। अब हम लोग चलते हैं, आपके नोट्स में होगा, नहीं तो मॉडल पेपर बनेगी, ठीक है ना। लॉन्ग आंसर है, रिटर्न नहीं करूंगा। व्हाट डू यू नो अबाउट मोनोसैकेराइड, ठीक है ना। तो अब हमें करना क्या है, मोनोसैकेराइड को डिफाइन करना है, डाइसैकेराइड भी लिखना है। डाइसैकेराइड भी देना, सॉरी, एंड पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड के बारे में भी बताना है, वो भी वेद एग्जाम का। हाउ कैन ग्लूकोज एंड स्टार्च बी डिफरेंशिएटेड, ग्लूकोज एंड स्टार्च में डिफरेंस देना है। तो ये भी आपको सब चैप्टर नंबर 14 की क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर है, डिटेल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है, इन्हें आप वहीं से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जो ये सेट था, यानी 5वां सेट आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे हम लोग मिलेंगे अगले सेट पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।